हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विपिन यादव एंड दिस वीडियो इज फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे जून का एफएमजी देने वाले हैं ये उनके लिए है। मोर स्पेसिफिकली ये ड्रॉपर्स के लिए है। ड्रॉपर्स के कई बार दिमाग में ऐसा होता है ना कि हमने सेम चीज़ पढ़ ली या बार बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बैठ के पढ़ने का बिल्कुल ही नहीं कर रहा, हम बार बार सेम चीज़ कैसे पढ़े, है ना। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई सेम ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। और साथ साथ आपके जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे आप। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने जनवरी 2025 का एफएमजी का एग्जाम दिया था एंड आई हैव क्लियर द एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद मार्क्स ऑफ 199। अभी हमारे पास टोटल 3.5 मंथ्स लेफ्ट है। आज 21 तारीख है, तो जून का एग्ज़ाम 28 को है, 28 जून। तो टोटल टाइम हमारे पास 3 मंथ्स लेफ्ट है। तो जो पहली रीड होगी वो हम एक आइडिया लेके चलेंगे कि अप्रैल तक सबकी पहली रीड खत्म हो जाएगी। तो अब इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे, एक ड्रॉपर्स, एक जो पहली बार एफएमजी दे रहे हैं। बाकी जून का एग्जाम मेनली ड्रॉपर्स ही देते हैं, फर्स्ट टाइम वाले बहुत कम होते हैं, बट स्टिल हमने ऐसे दो डिवाइड करे हैं। तो जो ड्रॉपर्स है ना, जो हम नॉर्मल चीज़ फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले हम अपने नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये हर कोई फॉलो करता है, मतलब बचपन से हमने ये सीखा है। लेकिन जो ड्रॉपर्स है वो ये काम ना करे, मैं बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक रेट्रोग्रेड मेथड होता है पढ़ने का, हम उसको फॉलो करेंगे ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी तो हम डेली पढ़ पाएंगे और हमारा मन भी करेगा। तो चीज़ क्या है समझना ध्यान से, कि सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद हम अपने नोट्स पे जाएंगे। अब ये क्या, हमें कैसे क्या लगाना है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे तुमने कोई भी एक क्वेश्चन लगाया, ठीक है। अब ये तुम्हारा मान लो पैथो का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें लंग कैंसर का कोई क्वेश्चन आया कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, एडिनोकार्सिनोमा है। तो तुमने क्वेश्चन लगाया, तुम्हारा सही हुआ गलत हुआ डजंट मैटर। तुम क्या करोगे, तुम अपने नोट्स खोलोगे और ये जो लंग वाला है ना, लंग वाले जो कैंसर है, इसका पूरा टॉपिक खोलोगे और इसको पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। समझ में आया? मतलब हमने कोई क्वेश्चन करा, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने जाके अपने नोट्स में से पढ़ लिया। अब हमने पूरे नोट्स नहीं पढ़े, है ना, हमने सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा। तो अब क्वेश्चन पहले कौन से लगाने, क्वेश्चन लगाने तो मैं पीवाईक्यूज, सबसे पहले पीवाईक्यूज टारगेट करेंगे। तीनों पीवाईक्यू लगाने, एफएमजी भी लगाने, नीट पीजी भी लगाने, आईएनएस सेट भी लगाने। और जैसे जैसे तुम लगाओगे, तुम एक क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद तुम अपने नोट्स उठाओगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स जो है वो अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है, पढ़ लोगे। अब इस तरीके से अगर तुमने 10 क्वेश्चन भी लगाए तो तुम्हारे मोटे मोटे 10 टॉपिक प्रिपेयर हो गए। लेकिन दिन में 10 क्वेश्चन नहीं लगाने, मतलब आइडिया मारो तो 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं तुम्हें, है ना। अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें पीवाईक्यू लगाने। अगर किसी के पीवाईक्यू सारे हो जाते हैं, उसके बाद वो नॉन पीवाईक्यू पे जा सकता है कस्टम मॉड्यूल के साथ, है ना। वो क्यू बैंक वाली चीज नहीं करनी है, कस्टम मॉड्यूल के साथ वो जा सकता है। अब मैं बताऊंगा कस्टम मॉड्यूल के साथ कैसे। तो ड्रॉपर्स का तो ये हो गया कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद वो अपने नोट्स पढ़ेंगे। लेकिन जो पहली बार फर्स्ट टाइम एफएमजी दे रहा है तो वो ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन, है ना, उसने नोट्स कभी पढ़े नहीं है, उसने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे एकदम से क्वेश्चन लगाएगा। तो उसको क्या करना है, अपने वही लेक्चर जो वो देख रहा है वो देखेगा, है ना। कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से पढ़ रहा है, तो वो कोचिंग में जाके अपना जो भी कोर्स सिलेबस है वो कंप्लीट करेगा और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी कैसे करनी है वो अभी एक सेकंड में ये यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन दोनों को अप्रैल तक सिलेबस खत्म करना है। अप्रैल में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अप्रैल तक किसी भी हाल में तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है। एक रीड हो जानी चाहिए विद क्वेश्चंस, है ना, विद पीवाईक्यूज। तो अब कस्टम मॉड्यूल की बात करते हैं। ये एक चीज़ है जो तुम्हें अभी से अगर डेली शुरू कर दोगे तो तुम्हें बहुत बेनिफिट देगी, बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू एंड सॉल्विंग एन एमसीक्यू इज अ स्किल एंड स्किल्स टेक टाइम टू डेवलप। तो अब कस्टम मॉड्यूल की बात करते हैं। जैसे मैरो है, प्रेप है, इसमें तुम कस्टम मॉड्यूल बना सकते हो, है ना, बहुत सारे होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, 50 क्वेश्चन का बनाना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बनाना है। उसमें सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करने हैं, या तो तुमने कोई टॉपिक आज पढ़ा वो सिलेक्ट करो, या फिर कोई 2 सब्जेक्ट, या फिर 19, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई मतलब फर्स्ट टाइम है तो वो आज का टॉपिक सेलेक्ट करे सिर्फ। कोई ड्रॉपर है तो वो तो ये पीवाईक्यू तो कर ही रहा है, वो क्या कर सकता है, 19 के 19 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, ताकि उसके 19 के 19 सब्जेक्ट साथ साथ चलते रहे, ठीक है। अब इसमें टैग्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, एक तो पीवाईक्यू के सारे टैग सिलेक्ट करने हैं, है ना, सारे पीवाईक्यू हमारे। पीवाईक्यू के बारे में थोड़ा समझो, पीवाईक्यू क्या होते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, है ना। किसी को लग रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। पीवाईटीज जो होते हैं ना, पीवाईटीज रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब पीवाईटीज कैसे निकालते हैं, हम पीवाईक्यू से हम पीवाईटीज निकालते हैं। अब जो ये तरीका बताया ना मैंने तुम्हें रेट्रोग्रेड वाला, तो
तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं और उसके बाद उसके जो पूरा टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, तो वो प्रीवियस ईयर टॉपिक ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो इससे प्रोडक्टिव कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना, ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। तो इसमें टैग सेलेक्ट करने हैं पीवाईक्यू के सारे, ताकि तुम्हारे पीवाईक्यू भी सारे हो जाए, तो पीवाईक्यू हो जाएंगे तो पीवाईटीज भी हो जाएंगे, बात ये है मोटी मोटी, ठीक है। और एक क्लिनिकल टैग होता है, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन बहुत क्लिनिकल आए थे, अब इतना बड़ा पैराग्राफ का क्वेश्चन आया है तो एकदम से तुम एग्जाम में जाके सोल्व नहीं कर सकते, अगर तुमने पहले प्रैक्टिस करी है तो ही तुम सोल्व कर सकते हो। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस, ये मतलब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कस्टम मॉड्यूल बनेगा 50 क्वेश्चन का, ये तुम्हें सुबह उठते लगाना है या फिर सोते हुए लगाना है, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा डेली का काम है। अगर तुम ये डेली काम करते हो तो तुम खुद एक बार कैलकुलेट करना कि आज से लेके कितने दिन बचे हैं इंटू 50, ठीक है, कितने क्वेश्चन तुम प्रिपेयर कर लोगे, तो तुम्हें खुद फर्क दिख जाएगा। अब एक चीज जो मैं हर बच्चे को बताता हूँ कि नोट्स जो है वो याद करने हैं, नोट्स पढ़ने नहीं है। अगर तुम पढ़ते हो तो दैट इज अ पैसिव रीडिंग, एंड पैसिव रीडिंग हमारा ब्रेन रिटेन नहीं करता। वो बहुत ही बेकार टेक्निक है नोट्स को पढ़ने की और याद रखने की। तो जब तक तुम अपना एफर्ट नहीं लगाओगे याद करने में, जब तक नहीं बनेगी बात, है ना। तो नोट्स याद करने हैं, नोट्स सिर्फ पढ़ने नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो ड्रॉपर्स है उनको पहले क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद वो जाके अपने नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उस पूरा टॉपिक का। तो ऐसे करके लगा देंगे, पीवाईक्यू लगा देंगे, नॉन पीवाईक्यू। अभी नॉन पीवाईक्यू कस्टम मॉड्यूल से लगाने थे, तो इसमें क्या करोगे, तुम ये जो पीवाईक्यू वाला है ना टैग, इसको काट दोगे, ठीक है। और टैग मैं तो कह रहा हूँ कि कोई सा भी सेलेक्ट मत करो, टैग जो है वो रहने दो, ऐसे के ऐसे सीधा आगे चले जाओ, उसमें ना ऑटोमेटिक सारे टैग सेलेक्ट आते हैं। तो बस कुछ नहीं, नेक्स्ट दबा दो, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, जो भी टॉपिक है वो सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है। और ये थोड़ा ऑप्शनल है, अगर जो ज़्यादा मेहनत करना, मैं इसमें बहुत ये थोड़ा ऑप्शनल है, जो मतलब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहता है ना, तो एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए, ठीक है। इसमें मैं आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि मतलब ऐसे स्टार मार्क करके जो बच्चे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए चीज़ है, ठीक है। बट बेयर मिनिमम इतना तुम्हें होना चाहिए। जो पहली बार पढ़ रहे हो वो पहले लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन में पहले पीवाईक्यू करो अपने कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आप नॉन पीवाईक्यू पे जा सकते हो। ये चीज़ नॉन नेगोशिएबल है, ये चीज़ तुम्हें करनी है, ठीक है। ये बता दिया, याद करना है। सेकंड सेकंड रीड 1.5 मंथ की होने वाली है, जो कि 1 में से लेकर 14 तक रहेगी। इसमें तुम्हें प्योरली रिवीजन करना है, ठीक है। जो एग्जाम है ना, ये सिर्फ प्योरली रिवीजन पे बेस्ड है कि तुम कितनी बार रिवाइज करते हो, तुम्हें एग्जाम तक कितनी चीजें याद रहती है। तुमने इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, उससे कुछ फायदा नहीं है ना। थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, है ना। प्लस जो मैंने चीजें बताई है उससे तुम हमेशा हाई एंड चीजें पढ़ोगे, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम फालतू में कुछ भी टॉपिक उठा के पढ़ रहे हो। अगर तुम इस तरीके से पढ़ रहे हो तो हाई यील्ड ही पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, रिकॉल, अब तुम्हें क्या करना है, मतलब याद करने की कोशिश करनी है। अब जैसे तुमने पहली रीड करी थी तो यहाँ पे भी चीज़ें याद ही करी थी, जब तुम याद करोगे तो अब तुम वापस से उसको खोलोगे नोट्स को, तो तुम्हें कुछ चीज़ें याद आएगी, कुछ नहीं आएगी। अब एक मतलब बहुत बेसिक, जो बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, क्या करना है, अपना हाथ ऐसे रखो नोट्स पे और याद करने की कोशिश करो कि अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे करके याद करने की कोशिश करो। तुम्हें याद आ जाता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसे बैठ के वापस से याद करो, ठीक है। अब एक चीज़ होती है इसमें कि हाईलाइट करने वाली चीज़, नोट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, मान लो ये ऐसे 3 चीज़ें हैं। अब मुझे ये चीज़ याद थी, ये नहीं याद, और ये भी याद है। तो अब जो चीज़ मुझे याद नहीं है इसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, हाईलाइट कर दूंगा। हाईलाइट ना करके या तो मैं ऐसे करके हाईलाइटर से सर्कल मार दूंगा, कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे अगली बार मुझे पता लगे कि ये चीज़ मेरे को याद नहीं थी। तो जब तुम ऐसे करके सारे पेज पढ़ोगे ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पेज पे गोला मार दिया, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मतलब जो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं हुआ था, तो तुमने गोला मार दिया, तो इससे क्या हो गया, जो तुम्हारी 3 चीजें थी पेज में उसमें से तुमने सेपरेट कर दी एक चीज, कि ये चीज पे मेरे को ज्यादा फोकस करना है अगली बार। तो जब अगली बार तुम इस नोट्स पे विजिट करोगे तो सबसे पहले तुम इस पे फोकस करोगे, ठीक है, रेदर देन जो आसान चीज है उसको पढ़ने के लिए। जैसा ऐसा होता है ना कि हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, वो हमें अच्छे से याद होता है क्योंकि उसको हमने बार बार सेम एफर्ट से पढ़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है, एंड वाली जो चीजें होती है ना वो हम भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहती क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगते। अब ऐसा ना हो इसलिए ये हाईलाइट वाली चीज है। तो जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम हाईलाइट करते जाओगे कि भाई ये चीज मुझे याद रहती है, तो इसको, ठीक है, जो याद नहीं रहती उसको तुमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए याद करने का, वही है हाथ रख के करो। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं इस वीडियो में बनाने बैठूंगा तो मेरे को, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे, तो कि कैसे एफिशिएंटली तुम साइंटिफिक मेथड से याद कर सकते हो, है ना। मैंने अपना बहुत टाइम दिया इस चीज में।
तीसरी चीज होती है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या करना है तुम्हें, पीवाई की मास्टर करना है। इस लेवल पे अगर आके तुम 80% नहीं सोल्व कर पा रहे ना सही, तुम्हारी ग्रिप नहीं है ना, जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक है उस पर ग्रिप नहीं है तुम्हारी, तो पीवाई की मास्टर करना है। जो भी रिवाइज करोगे, जो भी रिवीजन करोगे उसके क्वेश्चन करोगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, जो भी मैंने आज पढ़ा उस टॉपिक के मैं अपने क्वेश्चंस लगाऊंगा। क्वेश्चंस लगाने का क्या है, टॉपिक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक उठाने का सबसे बेस्ट फंडा है कस्टम मॉड्यूल। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल मैंने समझा दिया। अब किसी को एक्स्ट्रा एज चाहिए तो वो क्या कर सकता है, कस्टम मॉड्यूल विदाउट पीवाईक्यू, तो उसके और क्वेश्चन तैयार होंगे। लेकिन कोई इससे इस पे जब जाएगा जब वो ये कंप्लीट कर लेगा, कोई डायरेक्ट इस पे जाने की कोशिश ना करे। अब कुछ बच्चे जिनको मतलब थोड़ा एक एक्स्ट्रा एज चाहिए कि भाई हमें तो काफी मतलब 200 के आसपास हम स्कोर करने की सोच रहे हैं। अब जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं है ना, उनके लिए ये चीज है। जो तुम सेकंड रिवीजन बच्चे 1.5 में बताया ना मैंने ऊपर कि भाई 1.5 मंथ में करो, तुम इसी को एक मंथ में करो। ठीक है, अब मैं ये चीज बता रहा हूँ 1 मंथ में करो 2 मंथ में करो, इसके लिए मतलब तुम्हें बैठ के टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को टाइम टेबल नहीं बनाना आता है ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास कितने दिन है, मान लो 30 दिन है। ठीक है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 19। अब तुम सेम सेम बांट नहीं सकते। अब इसमें से जो 5 सब्जेक्ट है वो बहुत छोटे हैं, जो चार चार या 5 सब्जेक्ट है वो बहुत बड़े हैं, और बाकी बीच के हैं। तो तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले तो इन 5 सब्जेक्ट का बनाओ कि तुम इस 5 सब्जेक्ट को मान लो 1 दिन में कर लोगे, 2 दिन में कर लोगे। 5 के पास तो दे नहीं सकते तुम, है ना, तुम्हारे पास टाइम क्रंच है। तो पहले इनको सेट कर दो कि ये इतने दिन में हो जाएंगे। जो मीडियम सब्जेक्ट है उनको आखिरी में करेंगे, जो सबसे बड़े सब्जेक्ट है उनको कर दो कि भाई सर्जरी मैं 3 दिन में कर लूंगा, मेरी ऑप्स गाइनी बढ़िया है तो मैं 2 दिन में कर लूंगा। समझ रहे हो, ऐसे तुम्हें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच गया इनके बीच में डाल दो, है ना। तुमने अगर बड़े सब्जेक्ट को 3 या 2 दिन दिए हैं तो छोटे सब्जेक्ट को 1 2 1 2, समझ रहे हो, इनके बीच में देना पड़ेगा। ऐसे करके तुम्हें अपने हिसाब से तुम्हारा जो लेवल है सब्जेक्ट का उसके हिसाब से तुम्हें सब्जेक्ट अरेंज करने हैं और फिर करना है। अब ये चीज अगर मैं करके दे दूंगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे कैसे पता किसी की पैथो अच्छी है, मेरी फार्मा और पैथो बहुत बेकार थी तो मुझे उसमें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मोटा मोटा ये है कि अगर तुम थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हो तो जो सेकंड रीड है अपनी 1 महीने में खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, काम तुम्हें सारे यही करने हैं, रिकॉल करना है, ठीक है, हाथ रख के पढ़ना है, हाईलाइट करने हैं चीजें, पीवाईक्यू करने हैं, काम यही करने हैं, लेकिन ये 1 मंथ में करो। सो योर थर्ड रिवीजन इज गोइंग टू बी ऑफ 12 days। सो फ्रॉम 15 टू 26 जून, एक दिन छोड़ा है ताकि बहुत सारे बच्चे ना ट्रैवल करते हैं, उसमें चला जाता है उनका दिन, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा इसमें तुम्हें क्या चीजें करनी है ना, जिस जो बहुत बेनिफिट देगी तुम्हें, है ना। एग्जाम वाले दिन भी क्या चीजें होती है जो बहुत बेनिफिट देती है, तो इसको छोड़ो। जो थर्ड रीड है हमारी 12 दिन की होनी चाहिए, ठीक है, 15 से 26 जून तक। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस लगाने हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाने, पीवाईक्यू के अलावा तुम्हें कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, कोई नॉन पीवाईक्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कर लिया प्रिपेयर वो कर लिया, अब चीजें समेटनी है, समेट के एग्जाम में लेके जानी है हमें। तो अब जो नोट्स है हमने याद है हाईलाइट करा था पिछली बारी में, पिछले जब हमने रिवीजन करा था तो हमने हाईलाइट करी थी चीजें। तो जब हम नोट्स पढ़ने बैठेंगे तो जैसे वही 3 चीजें हैं। अब ये जो हाईलाइट वाली चीज है ये हम पहले पढ़ेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद हम इन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 चीज तो हमें अच्छे से याद ही थी। तो सबसे पहले हाईलाइटेड वाली चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी के नोट्स पढ़ेंगे। अब एक चीज बताता हूँ मैं, अगर तुम कर पाओ तो, जैसे अब हाईलाइटेड पार्ट है उसमें से भी एक एक और हाईलाइटेड पार्ट निकाला था मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी। मैंने एक लाइट पिंक कलर का एक हाईलाइटर बनाया था और बहुत सी चीजें मार्क करी थी, है ना, बहुत सारी नहीं पर बहुत ही बहुत लिमिटेड। जैसे कि जो मेरे को एग्जाम से पहले रिवाइज ही करके जानी है, मैं मतलब भूल ही जाता था उनको। अब ये हर चीज मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि वैक्सीन होती है, मैंने वैक्सीन याद करी थी, 3rd मंथ पे इतनी देते हैं, इसको इतनी देते हैं, ये मैं हर जीटी से पहले रिवाइज करता था, है ना। तो ऐसे किसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी, जैसे फार्मा की बहुत सारी ड्रग ऑफ चॉइस है कि अर्जेंसी में ये देते हैं, हाइपरटेंशन अर्जेंसी में ये, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में ये, प्रेगनेंसी में ये, है ना, ऐसे ऐसे करके ड्रग्स होती है। या फिर मार्कर्स हो गए, पैथो के कोई मार्कर्स हो गए, है ना। तो ये हर बच्चे के लिए अलग है, लेकिन अगर तुम इनको निकाल पाओ, इसका सिर्फ एक ही रूल है, ये इतनी ज्यादा हाई यील्ड होनी चाहिए कि ये पेपर में आ ही रही है, हर पेपर में आ रही है ना। तो उसके लिए वही पीवाईक्यू लगाओगे जब जीटी दोगे। अभी जीटी का मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसमें कैसे क्या करना है। तो जीटी दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई तुमने जो चीजें सेलेक्ट करी है वो वर्थ इट है कि नहीं है। बट ये लास्ट मिनट वाली चीजें मतलब याद ही करनी पड़ती है। तो अगर तुम हाईलाइट कर सको कि भाई मुझे एग्जाम से पहले ये चीज तो पढ़ के जानी है, तो हाईलाइट कर लो। कुछ लोग इसी को क्या, वो छोटी कॉपी बनाती है, मैम बताती है ना जैनपुरा मैम, कि छोटी कॉपी बना लो, वो एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है ना। ये मतलब वैसी है, बट मैंने तो अपने नोट्स में ही कर लिया था। अब उन बच्चों की बात जो एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हैं उनके लिए, तो तुम्हें जो सेकंड रीड बताई थी वो 1 महीने में थी। ठीक है, तो वो तुम्हारी कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑफ ये मई में हो जाएगी, है ना।
एंड ऑफ मई में हो जाएगी, तो मई के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। अब जो थर्ड रीड होगी वो 20 दिन की होगी, तो ये 20 जून तक कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद तुम एक और एक्स्ट्रा रीड करके जाओगे, है ना, ये तुम्हारी फोर्थ रीड होगी जो कि आखिरी के एक वीक में होगी, ठीक है। तो इससे तुम्हें एक और एक्स्ट्रा रीड करने को मिलेगा ना, एक एक्स्ट्रा रिवीजन, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। लेकिन इसके लिए ना काफ़ी तुम्हें मेहनत ऊपर करनी पड़ेगी, जो काम हमने 1.5 महीने में करा था वो 1 महीने में करना पड़ेगा। तो ये तीन तीन रीड बताई है मैंने, ठीक है। अगर तुम इसको भी फॉलो करते हो ना जेनुअनली, तो तुम बहुत अच्छे फेज में रहोगे, अच्छे लेवल पे रहोगे, है ना, बहुत आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब 3 रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, है ना। तुमने पहले भी चीज़ें पढ़ रखी है, घबराना नहीं है, अपने पे थोड़ा मतलब बिलीव करना है और ऑल इन जाना है। ऑल इन जब तक नहीं जाओगे, जब तक नहीं होगा। तुम्हारी पूरे दिन में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। तुम जिम जा रहे हो, जिम जाना छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया था। तुम फ़ोन पे बात करते हो किसी से, छोड़ दो। तुम कुछ भी 1 भी परसेंट टाइम अगर कहीं पे वेस्ट कर रहे हो, उसे छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा, तब टॉप 10% में आओगे। 20% हो गया पता है मुझे, लेकिन टॉप 10% में जब ही आओगे, जब तुम मतलब इतनी मेहनत करो ना कि तुम टॉप 10 में गिने जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम सब वही कर रहे हो जो सारे बच्चे कर रहे हो, तो तुम भी फेल ही हो गए, सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। बुरी लग रही है बात? पढ़ो। तो कहने का मतलब है मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही पास होगे। फ्री में नहीं होगा एग्जाम क्लियर, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। अब बात करता हूँ मेन चीज पे, ग्रैंड टेस्ट, ठीक है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब इसने मेरी जो जीटी मतलब प्रिपरेशन है ना एफएमजी की, बहुत फन बना दी थी। तो अब जीटी नहीं दोगे तो पास नहीं होगे भाई, बहुत बेसिक सा फंडा है। मेरा यही मानना है कि तुम जीटी नहीं दोगे तो तुम पास नहीं होंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जो हो गए होंगे, लक है उनका, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जो बच्चा नहीं हुआ, तुम जीटी नहीं दोगे तो तुम पास नहीं होगे, पहली बात अपने दिमाग में ये घुसा लो। अब पहला जीटी तुम्हें कब देना है, मैं इसमें डेट्स बता रहा हूँ तुम्हें, लिटरली उस दिन बैठ के तुम्हें जीटी देना है। जीटी देने का टाइम एग्जैक्ट तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। 9 बजे बैठ जाना है तुम्हें, और वही 11, 11:30 बजे तुम्हारा एग्जाम खत्म होता है, तो 11:30 खत्म करना है। उसके बाद तुम 1 घंटे का ब्रेक लो और वापस से शुरू कर दो। मन कर रहा है 2 घंटे का ले लो, लेकिन 1 घंटे का ब्रेक लो, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम शुरू कर दो। मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है ना वो मिमिक करो, ठीक है। एग्जैक्ट मूवमेंट, एग्जैक्ट एनवायरनमेंट जो बना सको एग्जाम का, वो मिमिक करो और वो चलाओ, ठीक है। तब जीटी का फायदा है। तो जीटी की मैं डेट बता रहा हूँ। एक पहला जीटी कब देना है, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो। अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो कल जीटी दे देना। अगर तुम सुबह देख रहे हो तो अभी बैठ जाना वीडियो देखते ही, ठीक है। तो पहला जीटी देना जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सेकंड जीटी 12 अप्रैल को देना है। 12 अप्रैल तक तुम्हारा आधा सिलेबस हो गया होगा, बहुत आराम से हो गया होगा, तो ये देना है। अब ये जो 2 जीटी है ना, इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं देखने हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं देखने हैं। चाहे तुम्हारे इसमें 10 मार्क्स आए हो 300 में से, ठीक है, इसमें 20 मार्क्स आ गए 300 में से, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ये 2 जीटी सिर्फ इसलिए है ताकि तुम एग्जाम में बैठ के अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर सको कि वो लगातार 5 घंटे चल सके, विदाउट ब्रेक, है ना। 2-2.5 घंटे का ब्रेक होता है उसके साथ। तो इन दो में तुम्हें मार्क्स नहीं देखने हैं। मार्क्स देखने तुम थर्ड जीटी में शुरू करोगे। तो थर्ड जीटी होगा तुम्हारा 3 मई को। तो अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया होगा, तो 3 मई को तुमने सारा सिलेबस एक बार कर लिया, उसके बाद तुम्हें एक जीटी देना, तो तुम्हें पता लगेगा एक लेवल। अब तुम्हें क्या करना है, वीक जो सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस करना है। तो अब तुम रिवीजन का भी खुद ही टाइम टेबल बनाओगे ना, तो तुम उसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब मोटा मोटा बना सकते हो, लेकिन तुम वीकली तो एडजस्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को पहले ये पढ़नी चाहिए क्योंकि मेरी माइक्रो वीक है, तो मैं पहले माइक्रो को प्रेफर करूंगा, है ना। तो इसमें तुम प्रायोरिटी सेट करने लग जाओगे कि जो मेरा सबसे वीकेस्ट है मैं उसको ऊपर उठा के लाऊंगा। जैसे मान लो किसी का अगर माइक्रो नीचे है, फार्मा नीचे है, पैथो नीचे है, ठीक है, और एनआर्ट नीचे है, ये 3-4 सब्जेक्ट है, पीएसएम है, ओप्स गाइनी है ना, सर्जरी है। ये सब्जेक्ट बहुत आराम से बहुत ऊपर आ सकते हैं, है ना, इनको बस रिवीजन की जरूरत है। तो अगर तुम्हारे ये नीचे है तो इनको प्रायोरिटी बनाओगे, तो थर्ड जीटी से तुम्हें पता लग जाएगा, है ना, तुम्हारे कौन से वीक है। उसके बाद गैप है 2 से 3, 2 वीक का गैप है। फोर्थ जीटी देना 24 मई को, ठीक है। फिर ऐसे फिफ्थ जीटी होगा तुम्हारा 7 जून को, और सिक्स्थ जीटी 14 जून। इन दोनों के बीच में एक वीक का गैप है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो हम जीटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पे थर्ड और 24th बहुत गैप दिया है, ताकि तुम पहली बार अपना देख के मतलब वीक जो सब्जेक्ट है वो देखो और उस पर वर्क कर सको, इसलिए इतना टाइम दिया है। अब इसमें कोई चाहे तो एक्स्ट्रा जीटी दे सकता है, लेकिन जितने ये जीटी 6 जीटी मैंने बताए हैं ये देने ही देने हैं। तुम्हें पास होना है तो जीटी देने पड़ेंगे, ये 6 के 6 जीटी देने हैं। मेरे को नहीं है ना, आपको बच्चे मतलब कैसे कैसे बहाने मारते हैं कि मेरा तो ये हो गया था, वो हो गया था, वो भाई बहाने चाहिए ही नहीं। किसको बहाने दे रहे हो तुम? कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तुम पास नहीं करोगे तो दिक्कतें जिंदगी में बढ़ेगी, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें हो, दिक्कतें और बढ़ेगी। फैमिली की दिक्कत हो, खुद की दिक्कत हो, समझ रहे हो, सारी दिक्कतें बढ़ेगी। तो ये 6 के 6 देने हैं, नहीं फर्क पड़ रहा बहन की शादी, भाई की शादी, छोड़ो। और ये जीटी देने वाले दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तुम्हें।
मतलब 24 मई को मैं जीटी देने बैठूंगा, पहले बता दो 4-5 दिन पहले घर पे कि 24 मई को मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं जीटी देने बैठूंगा। ठीक है, कमरे में मार दो कुंडी और बैठो, कोई भी चीज़ नहीं, फ़ोन वोन सब कुछ फेंके आओ अपने बाहर, और सिर्फ बैठो लैपटॉप में और अपना जीटी दो। ठीक है, अब ये 6th जीटी जो दोगे वो नेशनल मॉक होता है एक मैरो का, वो दोगे। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करना है, अब ये वीडियो मैंने डाल दिया है, अब तुम अगर मतलब थोड़े से भी सीरियस हो, और मैंने इतनी इतनी बार कह ली है बात, तुम्हें मतलब अगर थोड़ी सी भी शर्म है, तुम सीरियस हो अपनी ज़िंदगी को लेके, तो तुम ये जीटी दोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पे आओगे और कमेंट करोगे। अब तुमने पहला जीटी दिया, आके चुपचाप कमेंट कर दो, कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें, है ना। कोई घर वाले, कोई बुआ, कोई ताई नहीं आ रही मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने तुम्हारे मार्क्स, लेकिन मेरे को देखना है कि कौन कौन बच्चा मेहनत कर रहा है। तो जब भी तुम जीटी दोगे, तुम आओगे और अपने कमेंट करके जाओगे, मतलब तुमने पहला जीटी दिया तो मार्क्स कर दिया। ठीक है, अब अगला जीटी दिया तो पहले और दूसरे दोनों के मार्क्स लिख के जाओ, नया कमेंट छोड़ दो। ठीक है, मैं कोई एल्गोरिदम के साथ खेलने के लिए नहीं कह रहा, कुछ नहीं हो रहा मेरा, मत करके जाना बेशक। तुम्हें बोल रहा हूँ अगर तुम कर सकते हो, मतलब मेरे को अगर 2 बच्चे मिल जाए ना ऐसे, जिन्होंने ऐसे 6 पूरे ऐसे एंड तक, जो 14 जून को ये कमेंट करे कि 1 2 3 4 5 6 और ये मार्क्स, कोई 2 बच्चे भी मिल जाए तो वो 2 बच्चे बहुत प्यार से पास है, बहुत प्यार से पास हो जाएंगे, उनकी मेहनत दिख रही होगी यहीं। तो मैं देखूंगा मतलब कितने बच्चे इतना सीरियस है, तो मैं चाहता हूँ तुम ऐसे कमेंट करो 14 जून को, हर जीटी देने के बाद आके कमेंट करके जाओ, चाहे फेक आईडी से अपना नाम कुछ और आईडी से बना के कमेंट करो, लेकिन कमेंट करके जाओ हर जीटी के बाद कि सेकंड जीटी, ठीक है, दे दिया कमेंट कर दिया, थर्ड दे दिया कमेंट कर दिया, फोर्थ दे दिया कमेंट कर दिया, ऐसे करके 6th जीटी 14 जून को होगा। 14 जून को कितने कमेंट आएंगे, जिन्होंने 6 के 6 जीटी दिए होंगे, और तुम खुद देखोगे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। मैंने खुद अपने मार्क्स ऐसे बढ़ाए हैं, तुम वीडियो देख लेना मेरी जाके, मैंने खुद 5 6 करके मार्क्स बढ़ाए हैं। मेरे आखिरी जीटी में 200 मार्क्स थे, और मेरे एग्जाम में 199 मार्क्स है। ठीक है, तो मेहनत करोगे तो भगवान देखता है, फल देगा तुम्हें। आखिरी चीज, जीटी रिव्यू करना है ना, जीटी रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर तुमने गलती कहाँ करी तो तुम उसको सुधारोगे कैसे, तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम्हारी गलती ये है, तो उस गलती के लिए तुम्हें जीटी रिव्यू करना पड़ेगा। अब जीटी रिव्यू करने का तुम्हारे पास टाइम देखो, मान लो तुमने 4th जीटी दिया 24 मई को, अब तुम्हारे पास 7 जून तक का टाइम है। ठीक है, जीटी रिव्यू करने का। लेकिन जो आइडियल होता है वो तो यही होता है कि मैं 24 को रिव्यू करूँ, पर मैं सच बताऊं मैं नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या, उसे बांट दिया था, 300 क्वेश्चन को बांट दिया था कि ऐसे ऐसे करके ये कर लेंगे। और क्वेश्चंस के हिसाब से भी नहीं, सबसे बेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज करना। मान लो मैंने पैथोलॉजी उठाई, उसमें क्या देखूंगा, इनकरेक्ट और करेक्ट। तो सबसे पहले मैं पैथोलॉजी के जो इनकरेक्ट है ना, जो गलत हुए मेरे, उनको देखूंगा। ठीक है, उनको पढ़ूंगा, उनको समझूंगा। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मैं नोट्स भी देखूंगा, है ना, जरूरत पड़ेगी। और बेस्ट तरीका बताता हूँ, कोई क्वेश्चन है तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, मैरो में एक्सप्लेनेशन दे रखी है तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, तुम क्या करोगे, क्वेश्चन का लो स्क्रीनशॉट और डाल दो चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी तुम्हें बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा देगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कौन कौन से ऑप्शन सही क्यों नहीं है ना, सारे ऑप्शन के बारे में बताएगा, सही आंसर के बारे में बताएगा, पूरा टॉपिक भी समझा देगा। बहुत ईजी सा तरीका है। बाकी मैरो में बहुत सारी पिक्चर वगैरह दी रहती है, तो वो भी कर सकते हो। प्रेप और सेरिबेलम वाले भी दुखी ना हो, वो भी कर सकते हैं, सारी ऐप्स बढ़िया ही है। तो सबसे पहले कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का सबसे पहले जो जो गलत हुए वो कर लो, और उसके बाद जो करेक्ट हुए तुम्हारे उनको भी देख लो कि भाई मैंने कोई तुक्का तो नहीं मार दिया, तुक्का मार के सही हो गया। तो सिर्फ ये इतनी सी चीज़ है, एक बार वापस से देख लेते हैं। पहली रीडिंग, ठीक है, अप्रैल तक खत्म करनी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नोट्स करके ऐसे कस्टम मॉड्यूल ये डेली करना भाई। ये जो करेगा ना उसकी स्किल बन जाएगी, जिसकी स्किल बन जाएगी वो तुक्के भी बढ़िया मार के आएगा। ठीक है, मैंने बच्चे तुक्के में पास होते देखे, वो तुक्के भी बढ़िया मारेगा इससे। सेकंड रीड 1.5 मंथ में कवर करनी है। ठीक है, इसमें मेनली हमें हाईलाइट भी करना है और याद मतलब रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स हमें याद हो। थर्ड रीड में फाइनल रीडिंग है ना, फाइनल रिवीजन है, ये करना है, पीवाईक्यू बेस्ड होएगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर तुम निकाल पाओ एग्जाम के लिए तो वो ग्रैंड टेस्ट मैंने बता दिया, मैं देखूंगा 14 जून को कितने बच्चे यहाँ पे आके कमेंट करके जाएंगे। अब मेंटरशिप की बात, मेरी मेंटरशिप चलती है, अगर तुम्हें चाहिए कि भाई हमें और अच्छी गाइडेंस चाहिए, हमें हर एक पर्टिकुलर मैटर पे चाहिए, क्योंकि ना एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो 100 दिक्कतें आती है, मतलब बहुत ही अलग अलग, हर बच्चे के लिए अलग अलग दिक्कत आती है। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि भाई वो क्यों पास नहीं हो रहा, वो कहाँ गलती कर पा रहा है, क्या चीज़ लैग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मैं 3 से 4 बच्चे ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले सकता। अब इसके साथ क्या फ़ायदा मिलेगा, एक तो तुम मेरे साथ तैयारी करोगे, मैं भी अपने पीजी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ही तैयारी करोगे, मैं भी साथ साथ डेली पढ़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही पढ़ोगे। ठीक है, जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ पर्सनली, है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, जैसे तुम डाउट्स पूछते हो ना, तो मैं उसको बताता हूँ पर्टिकुलर कि भाई ये चीज़ कैसे सोल्व कर सकता हूँ, मैंने कैसे सोल्व करी, क्योंकि तुम जो भी चीज़ फेस कर रहे हो वो लगभग या तो मैं फेस कर चुका हूँ, या फिर मेरे आसपास के जो दोस्त है, सर्कल है, वो फेस कर चुका, तो मुझे उसका सोल्यूशन बहुत प्यार से पता है। तो तुम गलत ट्रैक पे ना जाओ। एक होता है कि भाई हमारे पास 2 रास्ते हैं, अब ये करें कि ये करें, एक सही है एक गलत है, अगर तुम गलत पे चले गए फिर चलते चले गए, है ना, वो गया तुम्हारा एग्जाम।
तो वो चीज़ ना हो तुम्हारे साथ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे चीज़ें बहुत आसानी से याद होती हैं, कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट मिलता है ना। बहुत सी साइंटिफिक चीज़ें हैं याद करने की, वो है वीक एरियाज को पहचान के उन पर वर्क कैसे करें, है ना। जो भी वीक सब्जेक्ट है उस पर कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसी भी चीज़ है, मैं हर एक चीज़ पर वर्क करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें बस मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ एक सिंगल चीज़, कि तुम्हारी तरफ से एफर्ट हो। ठीक है, एफर्ट का मतलब तुम बार बार पूछो, है ना, तुम पूछने वाले बनो कि भैया ये नहीं हो रहा तो ये कैसे करें, ये नहीं हो रहा तो ये कैसे करें, है ना। जो भी मेंटरशिप लेता है उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो व्हाट्सएप से एक्सेस होता है। तो मोटा मोटा ये है कि एग्जाम से रिलेटेड तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिएगी वो इस मेंटरशिप में प्रोवाइड करेंगे। मेंटरशिप की फीस 1499 रहेगी। ये पिछली बार 1000 थी, अब मैंने बढ़ा दी थी। अभी जैसे मेरे पास 3-4 बच्चे आ जाएंगे, मैं इसको और इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पिछली बार मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ गए थे। अब मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि भाई नहीं तुम मत लो, है ना, तुम रहने दो, अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो मैं ऐसे मना नहीं कर सकता किसी को। बहुत ही मतलब अलग सा लगता है। तो इस बार का प्राइस है 1499। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है, कोई पार्ट पेमेंट सिस्टम नहीं है। तो इसको अप्लाई करने के लिए तुम्हें एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म में तुम्हें 200 रुपये भरने हैं और उस फॉर्म को सबमिट करना है। फिर मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूंगा। देन यू हैव टू पे 1299। ठीक है, तो टोटल 1499 बनते हैं। थोड़ा मतलब ये इसलिए है ताकि हर कोई गूगल फॉर्म ना भरे, जो मतलब थोड़ा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके वही भरे। और ये अगेन ये मेंटरशिप हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ 3 से 4 जने ही लूंगा मैं, उसके बाद इस फॉर्म को मैं बंद कर दूंगा। अब अगर तुम्हें मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, तुम्हारा कोई सा भी कैसा भी, मतलब अगर तुम्हारे पास स्पेसिफिक डाउट है ना कि मेरे को तो भैया ये दिक्कत आ रही है, तो तुम मत लो मेंटरशिप। जरूरी थोड़ा ना मेंटरशिप लेना, तुम टेलीग्राम पे पर्टिकुलर मैसेज कर दो कि भैया मुझे ये स्पेसिफिक दिक्कत आ रही है, मेरे को इस दिक्कत के बारे में बता दो, है ना। अब कोई बच्चा ये आके कमेंट नहीं करेगा भैया मेरे को पास होने में दिक्कत आ रही है बता दो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है कि भैया मेरे से जो क्वेश्चन सॉल्विंग है ये नहीं हो रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है, तो तुम टेलीग्राम पे मैसेज करोगे मैं बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे भी तुम कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बताऊंगा, है ना। मोटा मोटा इस चैनल का वही था कि बच्चों की मदद करी जाए, है ना। जब हम तैयारी करते थे तो इतना कुछ था नहीं अवेलेबल, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो तुम्हें जैसे भी जिस तरीके से भी हेल्प चाहिएगी, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर तुम इसको फॉलो करते हो ना तो तुम बहुत आराम से पास होगे। मतलब 3 रिवीजन इज इनफ। बहुत से बच्चे 3 रिवीजन करके गए थे तो वो बहुत आराम से पास हो गए थे। मेहनत तुम्हें इसमें दिख जाएगी अपने जीटी में। ठीक है, मार्क्स इंक्रीज होंगे, मोटिवेशन आएगा और तुम पास हो गए। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।